हम चई सुप ने दे फाबे खाए घाले तेरे न करे। आखुटी मलाए जा भाव टलाए जा अपने प्यो के रे बाट बताए जा। आखुटी मलाए जा भाव टलाए जा अपने प्यो के रे बाट बताए जा। मीनू ए पश्चिमी रे डेरे मीनू ए पश्चिमी रे डेरे मीनू ए कोई पड़े पातली पड़े आखुटी दे गेरे। ठेकेदारा बोलो कुनन लाला सुले झिड़े फरनाए बे। ठेकेदारा बोलो कुनन लाला सुले झिड़े फरनाए बे। ये गीत उस वक्त मशहूर था और ये वहाँ पर गाया है मैंने। वो क्या कहते हैं, लाइफ टाइम्स टीवी के खास कार्यक्रम हिमाचल के हीरे में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारे बीच ऐसी शख्सियत जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे हैं पद्मश्री अवार्डी विद्यानंद सरेख की। विद्यानंद सरेख जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे विस्तृत में बातचीत करेंगे, पूरी इनसे जानकारी लेंगे किस तरीके का इनका सफर रहा। और सबसे पहले आपको ये बता दें कि हाल में इनका चयन जो पद्मश्री अवार्ड के लिए हुआ है और आगामी 21 मार्च को इनको पद्मश्री अवार्ड भी अब मिलने जा रहा है। सरेख साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको पद्मश्री अवार्ड जो वो मिलने जा रहा है। धन्यवाद जी। सब जानना चाहेंगे कैसे शुरुआत संगीत के क्षेत्र में आपकी हुई। सिरमौर जिला का दूरदराज क्षेत्र देवठी मझगांव, वहाँ से आप ताल्लुक रखते हैं। थोड़ा जानना चाहेंगे कैसे सफ़र ये शुरू हुआ। ये बड़ा लंबा सफ़र है। मैं 4 वर्ष का था जब मैंने मंच पर कदम डाला है। मेरे पिताजी भी एक कलाकार थे, माताजी भी बहुत अच्छा गाती थी। उनकी प्रेरणा से और ऐसे वातावरण में मेरा जीवन शुरू हुआ। और फिर दूसरा जो हमारा गांव था वो कलाकारों का गांव तब भी था और आज भी बहुत नामी कलाकार वहाँ से हुए हैं। तो ये पहला कदम था जब मैं मंच पर, और मंच पर जो है ना हमारे कार्यालय होते था, तो कार्यालय मंच समझिए वो मंच बीच में वो बड़ा भारी आग जलाते, ज्ञाना कहते हैं उस पर, उसके इर्द गिर्द नृत्य करते थे। और इसमें कार्यालय में मुझे भी उसमें नाचने के लिए, और फिर मैं कोई गाना नाचना करता रहा। और फिर ज्यों ज्यों मेरे कदम आगे बढ़ते रहे और फिर उत्तरोत्तर लोगों की प्रशंसा भी मिली रही और मेरी हिम्मत भी आगे बढ़ती रही। मुख्य रूप से जब आपने कहा कि 4 साल की उम्र से ही आपने शुरू कर दिया था, वहीं से आपका सफ़र शुरू हो गया था, बड़े मंचों पर जाना कब से शुरू हुए और कब से ज़्यादा रुचि संगीत के प्रति है और आपने सोचा कि क्यों ना संगीत के क्षेत्र में ही आगे बढ़ा जाए। मैं जब हाई स्कूल में पढ़ने लगा, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट का वलसन का मिडिल स्कूल उस वक्त दिया था, तो वहाँ ब्रह्मानंद बख्शी जी थे एक, वो उन्हें संगीत का भी शौक़ था और वो नाटकों से भी जुड़े हुए थे। तो वहाँ स्कूल में नाटक करने लगे, तो नाटक पे हिंदी नाटकों में काम करना शुरू किया। और हमारे स्कूल में काफ़ी जब कोई कार्यक्रम होना तो वो फिर नृत्य भी, गायन, फिर उस वक्त फोक का इतना ज़्यादा वो नहीं था, फिल्मी गीत गाते थे, कुछ गज़लें छोटी छोटी गाते थे। तो ये धीरे धीरे आगे सफ़र जब बढ़ता गया तो टूर्नामेंट में भी, फिर मैं 7th में पढ़ता था, तो 7th या 8th में, तो यहाँ से एक ठाकुर कृष्ण सिंह जी होते थे, बड़े मशहूर गायक होते, उनके नेतृत्व में हमारा 15-20 आदमी का ट्रुप शिमला से, सिरमौर से और बाकी हिमाचल से कोई 50-60 कलाकार दिल्ली गए थे। उस वक्त 3S ठाकुर यहाँ पर शिमला में प्रोड्यूसर थे, कंपोज़र भी थे। और दिल्ली में जाकर के वो अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन था, और उस संगीत सम्मेलन जो है सप्रू हाउस में हुआ, मुझे खूब याद है। तो वहाँ मुझे नृत्य करने के लिए उन्होंने इस किस्म से कंपैरेटिव कार्यक्रम बना रखा था। तो एक शिव प्रसाद जी होते थे, वो बहुत अच्छे कथक थे, रेडियो स्टेशन पे वो वहाँ पर संगीत के थे, लोक संगीत का उस वक्त चलन था और लोक संगीत भी काफ़ी शुरू हो गया था। तो वहाँ एक उनकी
एक नृत्य की एक उन्होंने एक वो नाटक लिखा था, एक गीत लिखा था। विजय कुमार जी होते थे वहाँ पर, पंडित विजय कुमार, वो फिल्मों में भी रहे। तो वो वहाँ पर फिर वो रेडियो पे थे और वहाँ पर वार्ता वार्ता में काम, लेकिन लिखते थे। तो उन्होंने एक गीत उस वक्त लिखा था और हमारे से तैयार किया था, तो मुझे भी उसमें बीच में नृत्य करने का दिया। बियू जोरे हिमाचल वासियों रोआ सूरजो आई बे, रोआ सूरजो आई बे। ये गीत लिखा था और मैं बीच में उसमें, और एक मीना कुमारी जी होती थी, वो भी मेरी उम्र की थी। हमारा दोनों का उस नृत्य के बीच बहुत से, और मैं आपको बात बता दूं, चंद्रमणि वशिष्ठ जी भी उस वक्त उस इसमें जो हमारी वहाँ से टीम गई थी, सारे हिमाचल प्रदेश के थे लोग। और शशि होते थे उस वक्त, वो भी युवा थे, वो भी वहाँ से, वो भी इस गीत में, ऐसा सुंदर प्रोग्राम था। अब वो तो हमारे स्वप्न था, लेकिन उस प्रोग्राम को देख करके मेरी हिम्मत आगे बढ़ती रही। और फिर जब मैं स्कूल में आया तो फिर इस तरह के वो लोगों की अध्यापकों की प्रशंसा जी, तो रेडियो में दिल्ली गया है। बिल्कुल, क्या वही समय ये था जो हमें जो आपके बारे में जानकारी मिली है साल 1957 में, और ये आकाशवाणी में ये आपका गाना है? हाँ, ये बिल्कुल ये आकाशवाणी में उस वक्त से उस पर शुरू किया, और फिर वहाँ अलग से भी आकाशवाणी में रिकॉर्डिंग की। और मैं उस वक्त जो पहाड़ी गीत था, मिनुए पश्चिमी रे डेरे, मिनुए पश्चिमी रे डेरे, मिनुए कोई पड़े पातली पड़े आखुटी दे गेरे। ये गीत उस वक्त गाता था और लोग बड़ी प्रशंसा करते थे। अब तो मेरा गला भी 81 साल से ऊपर। बिल्कुल सर, आपने बहुत सारे गाने आपने लिखे हैं, बहुत सारे गाने गाए हैं। ये जानना चाहेंगे कि ऐसा गाना जो आपने बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ हो, क्योंकि वैसे तो कई आपके लिखे हुए कई गाने जो आज भी गाए जाते हैं, सुने जाते हैं, जो आपको शुरू में लगा हो कि इस गाने ने आपको बड़ी पहचान दिलाई? बस तो बहुत से गाने लिखे जी, और जो जिसकी डॉक्टर साहब ने भी प्रशंसा की है। बाबू रे नखरे गाले खाए, बाबू रे नखरे ना, बाबू रे नखरे गाले खाए, बाबू रे नखरे गाला। ये गीत डॉक्टर साहब भी कई बार जब सिरमौर आते थे और मुझे वहाँ पर लोग, अब क्योंकि बहुत कम, अब तो आज तो बहुत बच्चे संगीत में भी आ गया है, उस वक्त बहुत कम लोग मंच की तरफ जाते थे, तो ये भी काफ़ी। लेकिन मेरे बहुत से गाने जब बाद में लिखना शुरू किया तो डॉक्टर कृष्ण लाल सहगल ने, रीना ठाकुर हुई है, उसके कई कैसेटें चंद्रमोहन की उन्होंने भी, और इवन देन ये क्या कहते हैं आपके कुलदीप शर्मा, विक्की चौहान, इन्हें भी मेरे बहुत से कुछ गीत गाए, लेकिन सहगल ने बहुत से गीत गाए। हम चई सुप ने दे पाबे, कोई खाए घाले तेरे नखरे। एक ये गीत में नाचना ऊंचा छुबिए, बांटने तेरे मुंजरे आए, नाचना ऊंचा छुबिए। ये डॉक्टर साहब ने काफ़ी, डॉक्टर कृष्ण लाल सहगल ने ये काफ़ी मशहूर हुआ। कुणिए लाया जियो दा बुरा, कुणिए लाया जियो दा बुरा, गोले दागे ना कनेरुए लाए, लाया जियो दा बुरा, कुणिए लाया जियो दा। ये डॉक्टर साहब ने एक कैसेट निकाली थी, बहुत से गीत उसमें उनके, और उससे काफ़ी मशहूर। ऐसे मेरे बहुत से गीत हैं जो मैंने तो कम से कम 1000 के करीब गीत लिखे भी है, और उसका लगभग, उसको मैं गीत तब लिखता हूँ, पहले उसका धुन भी बना लेता था। तो अभी अनायास था, ये कोई ऐसी बात तो नहीं है। और इस तरह से बहुत से क्या कहते हैं महफिलों में, क्या कहते हैं गाँव के इसमें, फिर धीरे धीरे हमें यूँ आगे समय बढ़ा, फिर रेडियो पे हमें गाने का, मुझे शायद 71 की बात है,
हम फिर अप्रूव हो गई मेरी पार्टी, और बी हाई थी वहाँ पर, हम 5-6 आदमी से थे उस टीम में। और फिर शिमला से रेडियो से आउटस्टैंडिंग थी हमारी टीम को, हम डांस के रूप में भी गीत भी गाते थे। जालंधर, तोई, दिल्ली, कई जगह वो कार्यक्रम। बिल्कुल सर, ना केवल हिमाचल प्रदेश में जैसा आपने भी कहा, तो कहाँ कहाँ मौका मिला आपकी टीम को जाने का, क्योंकि आप फिर तो चर्चित हो चुके थे, मौजूदा में तो चर्चित आप है ही। उस समय के ज़माने में भी आपकी जो टीम है, आपने कहा कि आकाशवाणी शिमला आप लोग जाया करते थे, जालंधर आप लोग जाते थे, और हिमाचल से बाहर भी, तो कहाँ कहाँ ऐसे बड़े मंचों पे आपको जाने का जो मौका मिला, जो और कुछ ऐसी यादें जो आज भी आपको लगे कि नहीं उस स्थान पर हम लोग गए थे और आज भी उसकी यादें आप संजोए हुए? देखिए, दिल्ली, जम्मू, ये तोई में जाने का मौका, और जालंधर मैक्सिमम। फिर जालंधर तो दूरदर्शन पर भी जाते रहे, फिर दूरदर्शन पे भी गाए। फिर आगे चल कर के दूरदर्शन से एक कंप्लीट इस बीच एक ऐसा हुआ कि 3S ठाकुर करियाला पर काम कर रहे थे, उन्हें अवार्ड भी मिला, वो क्या कहते हैं, करियाला पर। उसमें मैंने सारा ऑर्गेनाइजेशन में खुद भी काम किया और उनको असिस्ट भी किया, तो मुझसे बड़े प्रसन्न हुए। तो 3S ठाकुर के साथ मैंने ये करियाला का काम किया था। फिर हमने दूरदर्शन की एक टीम दिल्ली से, पूरी टीम, वो बड़े उस वक्त के लंबे कैमरे होते थे, यूँ चलाते थे, और हाबन लाए थे, और हाबन में पूरा करियाला का मंचन हुआ था। और हालांकि इसको क्या कहते हैं, जस्टा जी को संभवतः उन्होंने भी करियाला पर, उनके आलेख पर काम हुआ है, ये तो ऐसा मुझे याद है। तो वो 4-5-6 दिन वहाँ पर करियाला पर शूटिंग करते रहे। और मैंने विभिन्न विधाएं, जैसी ढीली नाटी है, और जो ढीली नाटी थी, जब शिमला दूरदर्शन शुरू हुआ तो पहला जब दूरदर्शन खुलता था, तो उस वक्त ये पहली मेरा नृत्य भी उसमें, क्योंकि मैं पारंगत तो नहीं हूँ ढीली नाटी की, लेकिन काफ़ी मुझे इस पर वो कहते, जिसको ये कहते काबू है, कि मैं ढीली नाटी काफ़ी अंदाज से पेश कर सकता हूँ। तो ये कुछ ऐसे गीत थे, जो ऐसे नृत्य थे मेरे, जो फिर दूरदर्शन को, ये शायद ये 73-74 की बात है कि इन्होंने क्या कहते हैं, अकेडमी ने मेरे लिखे इसके एक नाटक पर, झांको अजबा के पहाड़े पर, राजगढ़ में एक वर्कशॉप लगी। ये 1976 की बात है। तो उस वक्त यहाँ पर इमरजेंसी थी लगी हुई, तो ओपनिंग डॉक्टर YS परमार ने की। ये 9 दिसंबर 1976 की बात है। और उस वक्त बात ये थी कि अब ये तो कहानी बड़ी मेरी ज़िंदगी की है। उस वक्त मेरे पीछे CID लगा रखी थी, मैं नौकरी में था, एजुकेशन में। तो क्योंकि मैं, ये पता लग गया था, मेरा जो ओपोनेंट था यहाँ कांग्रेस का, वो उसको पता लगा भी ये इसको कैंडिडेट बनाया जा रहा है यहाँ, तो इसलिए हो गया। लेकिन जब डॉक्टर साहब तक पहुंची, भाई वो जब एजुकेशन में है, नौकरी में है, जब बाहर आएगा तब ये सोचेंगे, अभी तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो उन्होंने इस तरीके से मुझे वो किया। तो उस वक्त की बात है 1970 की, कि राजगढ़ में एक वर्कशॉप लगी एकेडमी की, और जो मेरा लिखा नाटक है झांको अजबा का पवाड़ा, उस पर 8-10 दिन तक बहुत सी अच्छे कलाकार, लेखराम शर्मा है, उस वक्त कृष्ण लाल सहगल जो आज भी है, और किशन सिंह ठाकुर, इनसे गवाया। और उनके गीत जो लिखे थे मैंने लिखे थे उसके। और वो नाटक झांको अजबा का पवाड़ा की 3 लोक नाटिकाएँ अकेडमी ने छापी है। एक झांको अजबा का पवाड़ा, एक रानी सुई, और एक हिना डंडू डाटी सारंग। ये हिना डंडू डाटी सारंग जो है ना, ये जनजातीय लोकनाट्य, उसमें लोकनाट्य उसमें काम भी किया, और उसमें आसाम तक हम यहाँ से गए थे। तो जो ये 1976 की बात है, वो ये बात है, इस बात को लेकर के वैद्य सूरत सिंह जी हमारे इसके वो मुखिया थे, डॉक्टर साहब चीफ थे, इसके एडवाइजर, हमारी पहाड़ी कलाकार संघ की स्थापना की थी हमने। और फिर हम
वहाँ पर जब ये नाटक कर रहे थे तो 1976 की बात है, 9 दिसंबर की, डॉक्टर साहब ने वहाँ पर खुल के कहा था। वैद्य जी ने बोला कि इस तरीके से इस संस्था पर जब ये लोक संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं तो इस पर क्यों राजनीति की जा रही है, वो क्या कहते हैं। और ये लोग, हम लोग सभी कहते हैं कांग्रेसी, वो तो कांग्रेसी थे, मैं तो उस वक्त नौकरी करता था। तो उस वक्त डॉक्टर साहब ने कहा था खुल करके वहाँ पर कि देखिए, कलाकारों को हक है कि वो जो भ्रष्ट राजनीतिज्ञ है, जो भ्रष्ट व्यापारी है, सरकारी कर्मचारी है, उनके खिलाफ स्वांग करे और उनकी वो क्या कहते हैं, उनकी जो बुराइयां हैं वो लोगों के सामने कला के साहित्य से जरिए से सामने लाया जाए। तो हमारा बड़ा हौसला बढ़ गया था। और 1936 की जो क्लोजिंग हुई वो शास्त्री क्या नाम प्रार्थी जी ने की थी। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा एक प्रोडक्शन हुई थी एकेडमी की। शायद उसके बाद ये तीनों प्रोडक्शनों के बाद कुछ नहीं हुआ एकेडमी में। तो ये थे उस वक्त की बात। और फिर इसी के नाटक की बात कहूँ, योगेश गंभीर जी ने कि वो क्या कहते हैं, इसको दूरदर्शन से अप्रूव कराया। तो वहाँ के लिए इसको समाधान के रूप में, समाधान नाम से नाटक ये जलंधर से, मेरे ख्याल में हिमाचली का पहला नाटक था। और वो क्या कहते हैं टेलीकास्ट हुआ जलंधर से भी और दिल्ली से भी। अब बिल्कुल आपको ये भी दर्शकों को हम ये बता दें कि सरेख साहब करीब 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें भी लिख चुके हैं। सरेख साहब, जो पुस्तकें आपने लिखी है आज भी वो पढ़ी जाती है, लगभग कितनी पुस्तकें उसमें से जो वो पब्लिश हो चुकी थी? और क्योंकि पूरा आपने जो लोक संगीत पर ही सारी ये पुस्तकें आपके द्वारा जो लिखी गई थी। लोक साहित्य क्योंकि ठोडा है, ये लोक साहित्य ठोडा हमारी त्रिविधा है जिसको विशु मेलों में खेलते। तो उस पर वो क्या कहते हैं, वो भी है हिंदी में लिखी हुई, लेकिन सारा परिवेश उसका जो है वो सारा पहाड़ी है। और बड़ाल्टू है, वो एक रिसर्च है, भेड़ पालक का बच्चा, वो नृत्य खोजा हमने और उसका प्रोजेक्ट भारत सरकार से लिया था और जोगिंदर हाबी और लाए थे। और मैंने उसमें डायरेक्शन भी दी और उसको लिखा भी, और वो पुस्तक हमारी छपी भी। इसी तरह से C2, बड़ाल्टू, बिल्कुल ये ऐसे नृत्य जिनको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी जो वो मंचों पर पहचान पहुंची है। तो ये एक ऐसी, और फिर धीरे धीरे जब इधर को आगे बात निकली तो फिर मुझे ये यहाँ इसको जो यहाँ की लोक गाथा है उसको संजोने का एक शौक हो गया। अब उसका बात तो कहीं वो आगे आती नहीं थी। सर साहब, आपके स्तर पर हर तरीके के प्रयास हुए हैं और ये क्योंकि आपकी जो अगर सारी हिस्ट्री आपकी देखें तो जितने प्रयास आपने जो की है सिरमौरी संस्कृति को संजोने के लिए शायद ही कोई कर पाया हो। मौजूदा में आप क्या स्थिति देखते हैं? क्या जो मौजूदा के हम कलाकार देखते हैं कहीं ना कहीं पाश्चात्य की संस्कृति की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी पुरानी संस्कृति जो है वो भूलते जा रहे हैं? आपको क्या लगता है? मैं वही तो कह रहा हूँ, जो हमारी पुरानी संस्कृति है वो विलुप्त होती जा रही है। वो गायकी में भी और इसका जो प्राचीन लोक साहित्य, देखिए दोनों पहलू हमें समझना। अब इन दोनों पहलुओं पर मैंने फोक में लिटरेचर के लिए भी काम किया और संगीत में ये जितनी विलुप्त हो रही थी उन विधाओं को भी जिंदा रखने के लिए कुछ उड़ान भी थी कल्पना की। जैसे श्रृंगार के बहुत से गीत लिखे, ड्यूट लिखे पहाड़ी के, मैंने कहा अभी 1000 के करीब गीत मैंने लिखे और अब भी लिखता रहा हूँ। अभी ये कोरोना काल में बहुत से गीत लिखे। तो सवाल इस बात का है कि वो जो मौलिकता है एक तो वो विलुप्त हो रही है। उसका कारण हम ये नहीं देते कि ऊपर की बात लोगों के, दर्शकों के लिए ही नहीं, हम कलाकारों के लिए भी कह रहे हैं। कलाकार अपनी परंपराओं को भूल चुके हैं और वो इसमें जो अडॉप्ट कर रहे हैं वो पाश्चात्य संगीत को कर रहे हैं। फिल्मी पहले पर्दे को में जो गाए जाने वाले गीत है उसको, जिससे इसका ह्रास हो रहा है। और ये एक हमारे पहाड़ी में कहते हैं ये लोटे को देवलो करनाल बने हुए, ये मौलिक स्थिति को छोड़ करके ये कहीं से कहीं पहुंच गया। क्योंकि अब अगर जो मैं बता रहा हूँ कि हार बार पवाड़े साके पडवायन रामायण कन्हैया भरतरी, इसमें जितना साहित्य है और गायकी का जितना सरसा है वो
वो नहीं मिल सकती। और उस मौलिक स्थिति को भूल करके उसको उसका वो सारा जो मौलिकता है उसको विलुप्त की है। तो ये एक इस लोक संगीत पर एक प्रहार है, लोक नाट्य पर प्रहार है, क्योंकि हमारे लोक नाट्य की शैली एक अलग किस्म की है। ये भी समझना हमारे को जरूरी है, क्योंकि लोक नाट्य में हमारा सामायिक संवाद है, मौके के मुताबिक उस विषय वस्तु को क्लिमाक्स की तरफ ले जाना, वो एक कारीगरी है, स्वांग है। स्वांग वो शिक्षात्मक रहे है और उसमें हास्य भी रहा, व्यंग्य भी रहा है। और हास्य व्यंग्य के साथ जितने भी स्वांग है वो सांगीतिकी के साथ थे। वो एक अनूठा क्रम था। वो पीछे हटते हैं। हमने करियाला शैली पे आपको बता दें कि रविंद्रनाथ टैगोर के 150वीं वर्षगांठ पर जो उनकी एक बड़ा मशहूर उपन्यास है आंख की किरकिरी, उस पर करियाला शैली पर आखिरी खड़कन एक लोक नाट्य के रूप में, करियाला के रूप में स्वांग तैयार किया और जो एक काफ़ी प्रशंसनीय हुआ। ये C2 बड़ाल 2 ये नीचे ये तो हुए ही, लेकिन हाल में ही हमने इसी संस्था ने, हमारी चौड़ेश्वर लोक नृत्य सांस्कृतिक मंडल ने डगड़ी नाच, जिसमें कम से कम 50 मखौटा बनाया है और 70 किलो के करीब फेविकोल लगा वो इसको, क्योंकि उसके मखौटे, और वो बड़े भयंकर मखौटे, क्योंकि जो डगेड़ी है ये डंकनी का नाच हमारे शिष्ट साहित्य में, जो शिष्ट पंचांग है हमारा, कृष्ण जन्माष्टमी के 8 दिन बाद जो है वो डाइन डांस होता है। ये डंकनियाँ नृत्य करती है। बाकायदा हमारे पंडित लोग जो है ना सरसों देते हैं लोगों को बचाव के, घर के इसके लिए बचाव के लिए ऊपर उसमें वो लगाते हैं, एक जो तेज पत्र है ना जिसकी दांतुन भी करते हैं उसके पत्ते वो लगाते हैं। ये कहानी, और उसको भी तैयार किया। और वो पिछले 1-2 साल पहले बिंदल जी थे यहाँ जब विधानसभा अध्यक्ष, तो उन्होंने उसको हमने उनके सामने लॉन्च किया, यही नाम में किया था। साहब, वैसे तो पूरा हिमाचल प्रदेश अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, लोक संस्कृति के लिए, पर सिरमौर जिला एक अपनी अलग पहचान रखता है। इसको बरकरार रखने के लिए अगर सरकारी स्तर पर किस तरीके के प्रयास होने चाहिए, क्योंकि आप तो एक अच्छी जानकारी इसके बारे में रखते हैं, किस तरीके के प्रयास होने चाहिए ताकि हम अपनी संस्कृति को जिंदा रख सके, युवा जो है इस और आकर्षित हो, ध्यान दे, अपनी संस्कृति के बारे में जाने? और ये है कि जिस तरीके से हमने प्रयास किया कि हम जो अच्छे राइटर है उनके जो लेख है उसको अगर करियाला शैली में डाल दे, तो एक तो वो पहलू ये भी करियाला में वो तथ्य हो करके लोग करियाला को भी मान्यता देंगे, क्योंकि इसमें मौलिकता लाएंगे। अब क्योंकि इसमें सामायिक संवादों की जरूरत है। फिर जो हमारे गीत है, हमारे जो पहाड़ी गीत है जिसको हम फोक कहते हैं, वो इसके पर मैं आजकल का मैंने एक पुस्तक इस पे भी लिखी है भाई ये कब हुआ। ये सबसे जो पुराने गीत थे, मुझे 100-150 साल से पहले के कुछ गीत भी प्राप्त हुए। मैं वो एक पूरी एक है तो हाथ की लिखी मेरी किताब, वो क्या कहते हैं वो भी, और कुछ उसका काम भी चला हुआ है। सवाल इस बात का है कि इसमें जो साहित्य है इसका अभाव रहा है। लोक गायकों ने बोलो चाहे मजबूरी है उनकी कि इधर के अंतर है उधर को और उधर के अंतर है उधर के। और हमारी यूं भी पहाड़ी में जो है ना पहला जो क्या कहते हैं पद होता है वो निरर्थक होता है। फूल फूल टू डालते दाए, ये कई जगह होता है। और मेरे पावने आए फलाना कर, उसी के साथ जोड़ करके उसमें आगे वो किए। लेकिन जितने मैंने गीत लिखे हैं उसमें दोनों जो जैसे हमारा साहित्य में होता है ये है कि भाव व्यक्त करता है। तो इस तरह से, एक तो इस तरह से इसको भी आकर्षक बनाना होता है, और दूसरा जो हमारे म्यूजिशियन हैं, ये जो डीजे हैं और ये पाश्चात्य संगीत है, इसको हटा करके शहनाई, ढोल और बांसुरी जो यहाँ के हमारे लोकल साज है, उससे जितनी सुंदरता और जितना आकर्षण उससे बनता है। और ये जो डीजे है, एक तो डीजे में ऐसी है जो इसमें इस तरीके से है, जो ये क्या कहते हैं केसियो है, इनकी वो पैड है, वो जो ताल है,
ताल की सही बंदिशें खत्म हैं। जिस तरह से ढोल में बंदिश बजती है, ढोल नगारे में, तो वो क्या कहते हैं, वो इसमें कामयाब इसमें नहीं। तो ये ऐसे कुछ इस चीज, और फिर ये तो आपको समझिए कि इनको प्रेरणा नहीं है। जो कलाकार है वो आज भी वही एकेडमी भी वही आज से 20 वर्ष पहले का पारिश्रमिक देती है, वही हाल है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का। दूरदर्शन जरूर पेमेंट करता है, वहाँ की पहुँच बहुत। क्या आपको लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो कलाकार है उसको उसका जो मेहनताना है वो नहीं, क्योंकि कलाकार है उसको भी मेहनताना मिलना चाहिए, क्या ये भी वजह एक आप मानते हैं कि उस वजह से भी मुंह मोड़ रहे हैं? देखिए, आज बहुत से हमारे जवान पीएचडी कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं डॉक्टरेट पहाड़ी में, पहाड़ी विषय को, पहाड़ी इसको लेकर के किया जा रहे हैं, और वो इसको मंच उनको भी मिलता है। और जब वो ये देखते हैं कि बॉम्बे के कलाकार को यहाँ पर एक अच्छा पैसा मिलता है, और उन्हें उसके मुकाबले उसी मंच पर, चाहे कुल्लू का मंच है, क्योंकि मैं तो यही नहीं विदेशों में भी गया, मैं टर्की, बुल्गारिया, मैसेडोनिया और अलग अलग पहलू थे। बुल्गारिया गए मैं, हमारी टीम तो उनके साथ था मैं, तो हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहे। तो बुल्गारिया में 25 देशों का फोक उत्सव था, और जब हम मैसेडोनिया गए तो वहाँ पर दूरदर्शन पे क्या कहते हैं हमें मौका मिला, और जो वहाँ के राजदूत थे मिस्टर डी नियाल, हमने और उन्होंने, मैंने, जोगिंदर ने और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की, और इसी तरह से हमारे से प्रश्न पूछे गए कि आप सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लोक संगीत के बारे में क्या कहना चाहते हैं। और इसी तरह से जो क्या कहते हैं ग्रीस में था, ग्रीस में विश्व व्यापार मेला था, और हम 10-15 दिन वहाँ रहे। वहाँ पर दर्शक आते थे, और 10-10 हज़ार दर्शक, और वो ये बोलते थे कि हमारी जो अदाएँ हैं, नृत्य की अदाएँ, गायन जो है उससे, और जो उससे एक्सप्रेशन है आप, उससे हमें आनंद आता है, और जो आपकी तर्जें हैं, मतलब क्या कहते हैं जो फोकलोर है, वो बिल्कुल हमारे को हृदय में। बिल्कुल, कई बार हमने ये भी देखा है कि लोक कलाकारों द्वारा सवाल भी जरूर इस बात पर उठाए जाते हैं कि चाहे कुल्लू की बात करें, कुल्लू में मेला होता है, मंडी शिवरात्रि की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय रेणुका जी मेले की बात करें, तो लोक कलाकार भी इस चीज़ को उठाते हैं कि बाहर से जो कलाकार बुलाए जाते हैं और लाखों रुपए उन पर खर्च किए जाते हैं, तो क्यों ना हिमाचल प्रदेश और लोकल कलाकारों को वो मंच दिया जाए। ये वो तभी तो इसको आगे एक्सपोजर मिलेगा हमारे फोक को। फिर उसके लिए आप भी प्रयास करिए, मैं भी करूँगा, और जितने कलाकार हैं वो करेंगे। और लेकिन जब उनको, अब देखिए, बोलो भूखे भजन ना हो तो गोपाला, तो इस तरीके से कुछ नहीं। और वो बेचारे किस तरीके से आते हैं, और कई बार हमसे भी कहते हैं लोग, क्योंकि मैं एकेडमी का भी मेंबर रहा, एनजेड का भी मेंबर रहा, जो दशा लोगों की होती है। अब हम तो बता दें, जब हमने 1976 में ये कार्यक्रम दिया तो हमारे को 3 रुपए की दिहाड़ी मिलती थी, तो और हमने तो उत्साह से किया, और खुद चेक करके आना सारा सामान, तो जब कार्यालय में जाना तो खुद उठा करके आते थे। तो आज ये तो एक और बात बता दूं, कलाकारों में आत्महीनता भी है। भाई क्या कारण है, उसी मंच पर एक आदमी को 10 लाख उसको क्या कहते हैं एस्कॉर्ट कर रहा है यहाँ का IAS ऑफिसर, और उनको तो बाकायदा उस सलामी के साथ लिया जा रहा है, उसको अदा के साथ लिया जा रहा है, और यहाँ के कलाकारों को अपने आप फिर अब उन्होंने कॉस्ट्यूम बनानी है, उसको आकर्षक कैसे बनाया जाए, तभी बनेगा जब उसके लिए साधन होगा। शेख साहब, पद्मश्री अवार्ड आपको मिलने जा रहा है, ये भी जानना चाहेंगे, इससे पहले भी आपको कई सम्मान जो है मिल चुके हैं, साल 2018 में आपको राष्ट्रपति सम्मान भी जो मिल चुका है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, 2018 में जो संगीत नाटक अकादमी है वो पुरस्कार में वो मिला, लेकिन उससे मुझे पहले पंजाब साहित्य अकादमी ने भी इससे सम्मान से नवाजा था, और बहुत सी जगह उनको उन सम्मानों की गिनती करूं, ब्लॉक से लेकर के राज्य स्तर तक तो असंख्य होगी। लेकिन ये जो पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है, मैं तो स्वप्न में नहीं सोच सकता था भी ऐसा होगा। लेकिन दूसरी तरफ जब मुझे कभी मन में ही अकेले में ही आता है कि ये तो मुझे तो इतना गौरव होता है कि कम से कम हमारी जो विलुप्त हो रही थी संस्कृति थी, उसके साहित्य के लिए ये पहचान की गई है राष्ट्रीय स्तर पर, ये एक बहुत बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, ना केवल सिरमौर जिला के लिए, पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए गौरवान्वित करने वाला पल हुआ। सिरमौर
लोक साहित्य का, लोक संस्कृति का खजाना रहा है। वो उसके पीछे एक बड़ी बात है कि गिरि नदी सिरमौर को 2 भागों में विभक्त कर दिए, गिरिवार और गिरि पार। और गिरि नदी के इर्द गिर्द बहुत से देवी देवता है, चाहे रेणुका माँ है, चाहे शिरगुल है, चाहे कोई, इन देवी देवताओं के मंदिरों के इर्द गिर्द हमारी संस्कृति पड़ी है, इनकी साया में पड़ी। हमको संरक्षण मिला है, कलाकारों को तो देवी देवताओं की कृपा रही है। हमने मजबूरी चाहे अपनी उनकी कृपा पाने के लिए किया हो या उनके जो आयोजन है उससे। अगर इसी तरीके से सरकार, क्योंकि मैं ये एक कांगड़ा की राइटर हुए, मुझे याद नहीं आ रहा वो क्या कहते हैं, वो इसमें राजस्थान में जाकर के युवा थे, वहाँ से उन्होंने अपना वो शुरू किया और उनको राजनीतिक संरक्षण मिला। वहाँ राजा ने उन्हें वो प्रेरणा दी और पूरी आज पूरे हिंदी जगत में वो गुलेरी साहब, आपको ये बता दूँ तो अब ये बात ये ना, अगर ये हमारे को राज्य सरकार की तरफ से हमें यहाँ के कलाकारों को, मुझे ही नहीं औरों को भी मिले तो ये पुरस्कार पाएंगे, और नहीं तो ये जो हमारा जो विलुप्त हो रही संस्कृति है इसको तो बचाएंगे। सर एक बार फिर से आपको सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको पद्मश्री अवार्ड मिलने जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि आपसे जो है वो सीख लेंगे और भी युवा कलाकार हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के। धन्यवाद जी। मैं तो ये कहूँगा कि आने वाले से प्रेरणा, वो तो एक उर्दू का शेर है कि सख्ती है मुखालिफ से ना घबराए एक ख्वाब, ये तो चलती है मुझे ऊंचा उठाने के लिए, चलिए चलने में दलील कामयाब। ये जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। तो मैं तो इनको भी यही कहूँगा कि अगर करना है तो कोशिश कीजिए, एक समय जो आएंगे तो आप बुलंदियों पर जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ छिपा है। नाट्य में, संगीत में, लेखन में सिर्फ ये तराशना होता है, खोजना होता है, ये आपका हुनर है, वो फन है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खोजना। और हमारे साथ इस वक्त विद्यानंद सरेख जी के बेटे रमेश सरेख मौजूद है। सरेख साहब, बहुत बड़ी खुशी की बात ना केवल सिरमौर जिला के लिए, परिवार के लिए तो एक बहुत बड़ा गौरवान्वित करने वाला ये पल है। जानना चाहेंगे कैसा महसूस इस समय परिवार कर रहा है? सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद। और जहाँ तक मैं अपने परिवार की बात करूँगा तो हमारे लिए तो वाकई एक बहुत बड़ा शॉकिंग था जब ये इनको सबसे पहले राष्ट्रपति अवार्ड मिला था 2018 में। सौभाग्य से मुझे भी इनके साथ मौके का मिला वहाँ जाने का। और अब जब ये पद्मश्री अवार्ड अनाउंस हुआ तो उस दिन हमें पहले विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वाकई इनकी जो मेहनत है और इनका जो प्रयास है वो उसमें जो इन्होंने अपने आप को कामयाबी की, इसके लिए मैं विशेष तौर पर भारत सरकार का और हिमाचल सरकार का अपने परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। बिल्कुल, ये थे रमेश सरेख जो कि विद्यानंद सरेख जी के बेटे। उन्होंने कहा कि परिवार के लिए भी बड़े खुशी की बात है, और जब उन्हें खबर मिली कि पद्मश्री अवार्ड इनको मिलने जा रहा है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। जैसा पहले भी उन्होंने कहा कि पहले तो इस बात का विश्वास ही नहीं था, और निश्चित तौर पर एक छोटी सी उम्र से इन्होंने काम किया है। जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा कि सिर्फ 4 वर्ष की आयु के थे जब इन्होंने मंच पर जाना शुरू किया था। उसके बाद लगातार साहित्यिक क्षेत्र में आगे बढ़ते गए और 1000 से अधिक गाने ये लिख चुके हैं, करीब 25 पुस्तकें भी ये जो है वो लिख चुके हैं, और इनके गाने आज भी बड़े बड़े मंचों पर जो गाए जाते हैं, सुने जाते हैं। और एक बार इनको फिर से एक बड़ा अवार्ड मिलने वाला, 21 मार्च को पद्मश्री अवार्ड इनको मिलने वाला, जो न केवल सिरमौर जिला के लिए बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए भी गौरवान्वित करने वाली बात है। और उम्मीद करते हैं कि युवा कलाकार और आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इनसे प्रेरणा लेगी। हिमाचल के हीरे की इस खास कार्यक्रम में ये शख्सियत हमारे साथ आज जो मौजूद है, जैसा कि पहले भी मैं आपको इनके बारे में बताया कि किसी परिचय की जो है मोहताज नहीं, और अगले एपिसोड में भी हम आपको सिरमौर जिला से जुड़ी किसी और शख्सियत से रूबरू करवाएंगे। अपने सहयोगी प्रदीप कल्याण के साथ लाइव टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा।